सुप्रभात और नमस्कार भैया सभी लोगों को। उत्कर्ष शुक्ला नाम है हमारा और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। और हम लोग जानेंगे आज राज्यसभा चुनाव के बारे में और उसके सदस्यों के बारे में और राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इन सब बातों पे चर्चा होगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो संविधान क्या कहता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम लोग नोट्स की तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 238 सदस्य चुनाव से चुने जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और हर 2 साल पर जो है 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसके बाद उनकी सीटों पर चुनाव होता है, अर्थात हर 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये बात यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली है कि स्थायी सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा चुनाव में आम आदमी वोट नहीं करता, लेकिन इसके लिए जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि या विधायक ही इसमें हिस्सा लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, हमारे संविधान में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का प्रावधान अनुच्छेद 83(1) में किया गया है। भारत की संसदीय व्यवस्था में 2 सदनीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। ये भी यहाँ पे नोट करने वाली बात है। ये जानते हैं राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा राज्यों की सभा है। इसके सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा का गठन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक अंगों के रूप में होता है। राज्यसभा का गठन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक अंगों के रूप में होता है। अनुच्छेद 80(4) के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। इसका मकसद अल्पसंख्यकों व दलों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना है। अब इसके सदस्य जो चुने जाते हैं उनकी क्या अर्हताएं होती हैं राज्यसभा के, इसको भी जान लेते हैं। राज्यसभा संविधान क्या कहता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहली अर्हता है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, उसके पास अन्य अर्हताएं भी होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हों। अनुच्छेद 102 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए निहर्ताएं निर्धारित हैं। अब निहर्ताएं क्या हैं कि वह दिवालिया या पागल हो, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली हो। ये निहर्ताएं हो गई। अनुच्छेद 83(1) के मुताबिक राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की आबादी के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप जैसे कुछ संयुक्त संघ राज्य क्षेत्रों की आबादी इतनी कम है कि राज्यसभा में इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के बाद आवंटित सीटों की संख्या 1952 से अब तक कई बार बदली है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम मान्य वोट मिलने चाहिए और वोटों की गिनती सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, इसके सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। नेक्स्ट पॉइंट, नामांकन दाखिल करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा निर्धारित कानून से होता है। इसके अनुसार राज्य विधानसभा की कुल सीटों को राज्यसभा की सदस्य संख्या में 1 जोड़कर इसे विभाजित किया जाता है और फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। अगर हम ऐसे नहीं समझ पाते तो उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं, आसानी होगी। माना कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधायक हैं और वहाँ 7 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं, तो 7 में 1 जोड़ने पर यह संख्या 8 हो जाएगी और कुल सदस्य 288 हैं, तो उसे 8 से विभाजित करने पर 36 आएगा। उसमें 1 जोड़ने पर यह संख्या 37 हो जाएगी। और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 37 प्राथमिक वोटों की ज़रूरत होगी।
और नेक्स्ट है, इसके अलावा वोट डालने वाले विधायकों की प्राथमिकता का भी महत्व होता है। इसका मतलब है कि मतदान के दौरान हर विधायक से यह पूछा जाता है कि उसकी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद का उम्मीदवार कौन है। विधायक वरीयता के अनुसार अपना वोट देते हैं और पहली वरीयता के न्यूनतम वोट जिसे मिल जाते हैं वह व्यक्ति विजयी माना जाता है। इसके बाद यदि सदस्यों के लिए वोटिंग होती है तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार के वोटों को दूसरी वरीयता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उम्मीदवार विजयी नहीं हो जाता है, विजय ना हो जाए। इसलिए चुनाव होने की स्थिति में विधायकों द्वारा अन्य वरीयता के मतों का महत्व बढ़ जाता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया में लोकसभा की तरह राज्यसभा की भूमिका राज्यसभा भी भूमिका निभाती है। राज्यसभा के पास कई तरह के अधिकार होते हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत जैसे विशाल विविधताओं से भरे देश के लिए 2 सदनों की आवश्यकता महसूस की गई थी, इसलिए राज्यसभा का भी गठन किया गया। अगला है, इसका गठन संघीय व्यवस्था में राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया है। इसकी संरचना का आशय एक ऐसी सभा से है जिसका निर्वाचन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र के विधायकों द्वारा किया जाए। सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, पहले बता दिया गया आपको है। इसका गठन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हो गया था। राज्यसभा नाम की घोषणा 23 अगस्त 1954 को की गई। राज्यसभा के पहले सत्र की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करते हैं, जबकि 238 सदस्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, दिल्ली व पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 नामित हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्यसभा में उपसभाध्यक्षों का भी एक पैनल होता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा लोकसभा के सहयोगी सदन के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा को भी लोकसभा की तरह विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। केवल धन विधेयकों को छोड़कर सामान्य विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार है। अनुच्छेद 108 ये क्या कहता है जान लेते हैं। इसके अनुसार दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक में विचार और बहुमत के आधार पर विधेयक पर फैसला लेने का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक में भी राज्यसभा को लोकसभा की तरह शक्तियां प्राप्त हैं, पर इसमें संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। ये यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है और लोकसभा से पारित होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा को धन विधेयक को लौटाना होगा। अगर राज्यसभा ऐसा नहीं करती है तब भी विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। धन विधेयक पर राज्यसभा के संशोधनों को मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। अगला पॉइंट है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बावजूद राज्यसभा सांसदों को मंत्री से प्रश्न पूछने व आलोचना का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है, संसद के किसी भी सदन से मंत्री का चुनाव हो सकता है। इस बारे में संविधान सभाओं के बीच मंत्री चुनाव को लेकर कोई भेद नहीं है। प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने व उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह केवल उसी सभा में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा को राष्ट्रपति निर्वाचन, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित उद्घोषणा, वित्तीय आपातकाल के अलावा कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट जो है देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है, राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत संसद को 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।
ये भी शक्ति जो है राज्यसभा के पास में उपलब्ध है। अनुच्छेद 312 ये क्या कहता है भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत संघ और राज्यों की आवश्यकताओं के लिए राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण से जुड़ा संकल्प पारित कर सकती है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। तो ये जानकारी थी कुछ राज्यसभा के बारे में, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी जो मैंने उपलब्ध कराई ये आपके लिए पर्याप्त रही होगी, और ऐसे ही नए विषयों पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ सदैव जुड़े रहिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।